PYQ 360 के अंतर्गत आज इंडियन ज्योग्राफी में भारत की जलवायु को देखेंगे। PYQ 360 में पिछले 30 से 35 वर्षों के जीएस में जितने भी यूपी लोक सेवा आयोग ने PCS का प्री या मेंस एग्जाम लिया है उसमें जो क्वेश्चन आए हैं उन सभी को करा रहे हैं। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि PYQ ही इस परीक्षा की क्या है, बैकबोन है। सबसे अधिक अगर कोई पर्सन रिपीट होते तो PYQ है, इसलिए इनको कराना जरूरी है। हमारे यहाँ पर दो पहल चल रही है, एक PYQ 360 जिसकी क्लास है इंडियन ज्योग्राफी की, जिसमें आज का जो टॉपिक है भारतीय जलवायु है। दूसरी पहल जीएस की चल रही MRT 300। MRT का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड थीम, ऐसी थीम जो परीक्षाओं में बार बार आ रही है और हर वर्ष यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। ऐसी थीम की कुल संख्या 300 है। यूपी लोक सेवा आयोग पिछले 30 वर्षों में इन्हीं थीम से क्वेश्चन उठा रहा है और जो भी कोई नया क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं 300 थीम से बनता है। हमने क्या किया कि इन सभी 300 थीम को कलेक्ट किया है और इसकी आपकी क्लास होती है, रेगुलर क्लास होती है और यह जो क्लास होती है MRT 300 के तहत होती है। MRT 300 और PYQ 360 यदि आप ये दोनों क्लास रेगुलर देखते हैं, एक तरफ जहाँ से इसमें सारे PYQ हो जाएंगे और एक तरफ MRT 300 के तहत वे सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे जहाँ से लोक सेवा आयोग पर्सन बना रहा है हर वर्ष। इन दोनों क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। PYQ 360 के अंतर्गत एक UPRO की हिंदी भी चल रही है जिसमें पिछले 30 वर्षों में न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि हिंदी भाषी जितने भी राज्य हैं उनके सभी के जो एग्जाम हुए हिंदी से संबंधित जो 6 टॉपिक है, विलोम शब्द पर्यायवाची और वन वर्ड्स, अशुद्धि, विशेषण, तद्भव, तत्सम, वे सभी कराए जा रहे हैं। यदि आप रेगुलर इनकी क्लास करते हैं तो आपका RO का प्री भी पास हो जाएगा और मेंस भी यूपी PCS का प्री भी पास हो जाएगा जो अक्टूबर में। तो शुरू करते हैं। आज हमारी जो पहल क्लास है भारत की जलवायु से संबंधित है। इससे संबंधित आए हुए पिछले 30 वर्षों के सभी प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ से अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला ही प्रश्न है भारत की जलवायु से संबंधित है। इसमें प्रश्न में कह रहा है कि हमें बताना कि सही उत्तर क्या है। प्रश्न में कह रहा है कि भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। बिल्कुल ठीक, ये बात बिल्कुल सही, कथन ठीक है। फिर कह रहा है उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो हमें बताना है कि क्या कथन जो है, एक तो वो बताना कि वो ठीक है नहीं, और यह जो कारण दिया है उसका ये कारण इसकी सही व्याख्या कर रहा है या नहीं। ये दोनों बात सही है। आप जानते हैं क्योंकि उत्तर में हमारा हिमालय है ऐसे, और जब भी मानसूनी हवाएं आती हैं तो वह इसको पूरी तरह से हिमालय को पार नहीं कर पाती और उसका अच्छी तरह से प्रसार कहाँ पर हो जाता है, भारत में। दूसरा, हिमालय जो पर्वत है साइबेरिया वगैरह से मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकता है, जिससे भारत एक चरम जो ठंडी जलवायु है उससे बच जाता है। तो यह उच्च हिमालय भारतीय जलवायु को विशिष्टता प्रदान करता है, यह बात भी ठीक है और यह कारण इसकी सही व्याख्या करता है। तो ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। यदि आप जानते हैं कि हमारा जो भारत का मैप है, इंडिया का मैप कुछ इस तरह से, ये हमारा गुजरात प्रदेश है और ये हमारा भारत है ऐसे, ये सिक्किम ऐसे। तो यहाँ पर हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप वगैरह है। इस प्रश्न में अंडमान वगैरह तो दिए नहीं है, जबकि सबसे पहले भारत में जो मानसून का आगमन होता है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप की तरफ होता है, लेकिन यहाँ पर कोई राज्य नहीं दिया गया। इसमें सबसे नीचे पड़ता है केरल। तो यहाँ पर केरल में सबसे पहले भारत में जलवायु के आगमन का क्या मिलता है, संकेत मिलता है। यही आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों के द्वारा होती है। ये प्रश्न भी आप कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे ही हमारी विषुवत रेखा है और ये हमारा भारत है, ये गुजरात है इसे, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट के राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम इसे। तो यहाँ पर ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, इससे हवाएं ऐसे आती है, कैसे, ऐसे। अब ये बताओ इसकी डायरेक्शन कैसे है। इसकी जो डायरेक्शन है वो दक्षिण पश्चिम है, कैसे, दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा
भारत में क्या होता है, मानसून की उत्पत्ति होती है। तो इसमें दक्षिण पश्चिम कौन सा है, पहला ही हमारा आंसर है, क्या है, ए आंसर है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री, और भारत में जो पवनें आती है विषुवत रेखा को पार करके इनकी दिशा दक्षिण से पश्चिम होती है, तो इसी से मानसून की उत्पत्ति होती है। इसमें ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से एक अभिकथन है, दूसरा उसका कारण है, यानी कि कथन की जो पुष्टि करता है, कारण करता है या नहीं, यह है हमें बताना, यानी कि इसमें से सही चीज बतानी है, क्या सही है। क्या कह रहा है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब शाखा से वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। अब आपको फिर वही बात, जब तक आप मैप का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पता नहीं चलेगी। ये हमारी 0 डिग्री विषुवत रेखा है, ये अपना भारत है, प्यारा देश गुजरात, ये मैप, इधर नॉर्थ ईस्ट के राज्य अरुणाचल, सिक्किम, ऐसे ये ऐसे हमारी विषुवत रेखा यहाँ पर है, ये वाली, ये नहीं है जो हमने, ये गलती से बन गई। तो अब देखो, मानसूनी पवनें आती है दक्षिण पश्चिम ऐसे, अब ये जैसे आएंगी ये तो इसके समानांतर चली जाएंगी। पहले तो आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु कहाँ पर, तमिलनाडु राज्य हमारा यहाँ पर है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये तमिलनाडु राज्य। तो दक्षिणी पश्चिमी पवनें आए ऐसे। अब ये है बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा है और ये अरब सागर। पहले तो क्या कह रहा है कि, क्या कहा है इसने, दक्षिणी पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु शुष्क रहता है। हमें ये बताना है, ये कथन दिया गया है जिसके कारण ये बताए कि ये बातें इस कथन को सही बता रही या नहीं। देखो, ये पवनें जो बंगाल की खाड़ी से जाती है ये सीधे यहाँ पर चली जाती है, यानी कि तमिलनाडु के तट के समानांतर चली जाती है, ये इधर नहीं वर्षा कर पाती। दूसरी बात, जो अरब सागर की जो शाखा है दक्षिण पश्चिम मानसून की, वो भी सीधे चली जाती है और यहाँ पर जो भी भ्रंश घाटी है नर्मदा ताप्ती की, उससे अंदर प्रवेश करती है और यहाँ पर पश्चिमी घाट है, तो उसके वृष्टि छाया क्षेत्र में तमिलनाडु पड़ता है। देखो यहाँ पर तमिलनाडु ना, और ये पश्चिमी घाट इसके वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। तो ये जो बात है यह इसकी क्या कह रहा है, दोनों कथन हमारे, यानी कि दोनों कारण ठीक है। एक तो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वह समानांतर चली जाती है, इसलिए तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती। अरब सागर की जो शाखा है दक्षिण पश्चिम मानसून की, वह भी इससे वर्षा नहीं कर पाती तमिलनाडु के क्षेत्र में, क्योंकि यह उसके वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। तो इसमें सही आंसर देखते हैं, ए और आर दोनों कथन सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली जलवायु से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा कंसेप्चुअली होते हैं, इसलिए आपको इनको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। यह देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। आर्द्र जलवायु समझते हैं कैसे, यानी कि जहाँ पर अधिक वर्षा हो। तो यहाँ पर है एक हमारा लुधियाना, एक अहमदाबाद, एक कोच्चि, एक तेजपुर। आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी सिटी कहाँ पर है, लुधियाना कहाँ पर है। मैप बेस है भाई सारा काम, अगर आप अच्छी तरह से मैप का अध्ययन नहीं करेंगे तो आप वैसे ही पीछे रह जाएंगे। ये पंजाब है हमारा यहाँ पर, यानी कि पंजाब के अंतर्गत लुधियाना पड़ता है। अहमदाबाद है गुजरात में यहाँ पर, ठीक है। कोच्चि है यहाँ पर केरल में, है ना, यहाँ पर। और तेजपुर कहाँ पर है, तेजपुर आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में इधर। ये यानी कि ये दो ऑप्शन तो हमारे बनते नहीं, जहाँ पर ए और 3 है उसको तो काटना है, 1 और 3 वाले पोर्शन को, 1 को भी काटना है और 3 वाले को भी। तो 1 तो यहाँ पर भी नहीं, ऑप्शन क्या बचा हमारा, ऑप्शन हमारा बचा डी। देखो यहाँ पर जो, क्योंकि सबसे पहले केरल में ही टकराती है मानसून की शाखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, तो यहाँ पर अधिक वर्षा होगी। फिर इधर बंगाल खाड़ी की शाखा जो जाती है, इधर की जो पहाड़ियाँ हैं नॉर्थ ईस्ट की, इनसे टकराती है, तो यहाँ पर तो काफ़ी बाद में पहुँचती है। और यहाँ पर ये शुष्क स्थान है और ये दोनों आर्द्र है, यानी कि कोच्चि भी और तेजपुर भी। तो ऑप्शन हमारा डी है। समझ में आ रहा है, आप कमेंट वो करके बता सकते हैं जहाँ पर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, और अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना, कि इन जो भारत में हमारा देशी कैलेंडर है, जैसे जिसमें मंथ आते हैं ना, चैत बैसाख ज्येष्ठ, इस तरह से, फिर बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, तो उसके अनुसार हमें वो बताना है कि क्या
इसमें जो आंसर है हमारा बी आंसर है। बी आंसर देखते क्या है। बी, सबसे पहले बसंत, बसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु, और ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा, और वर्षा के बाद हमारी क्या आती है, शरद ऋतु। ये इसका सही आंसर। ये हमारे कैलेंडर के जो महीने हैं चैत बैसाख, उनके अनुसार भी और ऋतु के अनुसार भी यही सही ऑप्शन बैठता है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? ध्यान से देखिए, अभी तक हमने जो बात कही थी वो आपकी शायद समझ में आ गई होगी। एक बार फिर देख लेते हैं। ये गुजरात राज्य है ऐसे, और ये इंडिया है, ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य ऐसे सिक्किम। अब देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर है हमारा तमिलनाडु राज्य है। यह है दक्षिणी पश्चिम मानसून की शाखा। तो इससे तो वर्षा होती नहीं, तमिलनाडु में, असम में भी वर्षा हो जाती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में भी हो जाती है, उड़ीसा में भी हो जाती है, अच्छी तरह से होती है, क्योंकि यहाँ से इस गंगा के मैदान से ये अरब बंगाल की शाखा प्रवेश करती है। इधर नर्मदा ताप्ती के जो भंस घाटी, वहाँ से अरब सागर की शाखा अंदर प्रवेश करती है, वर्षा करती है ऐसे। लेकिन तमिलनाडु के तट पर जो वर्षा होती है वह उत्तरी पूर्वी मानसून, कैसे मानसून, ऐसे, जो इधर से आता है, और यह आता कहाँ से, भूमध्य सागर में जो पश्चिमी विक्षोभ होता है उनके द्वारा होता है। तो यहाँ से यह होते हुए बंगाल की खाड़ी से जाता है, और वहाँ से वर्षा यहाँ पर तमिलनाडु के तट पर होती है। तो इसमें जो आंसर है सी है, और ये यूपीपीसीएस में या यूपीएससी में सबसे अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर पिछले 30 वर्षों में जितने भी प्रश्न बने, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यही है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? ये कह रहा है कि अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा कहाँ पर होगी। ध्यान से देखें, आप ये देखें कि सबसे पहले कहाँ पर वो मानसून टकराएगा, केरल राज्य में, ठीक है, केरल राज्य में टकराएगा ना, उसके बाद ही तो अंदर जाएगा। तो स्वाभाविक है कहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी, स्वाभाविक है केरल में वर्षा ज़्यादा होगी, जबकि यहाँ पर तो हिमालय के अधिक ऊंचाई पर है, और यहाँ से जैसे जैसे शाखाएं जाती हैं तो उनमें से जो जलवाष्प की मात्रा वो भी घटने लगती है। तो जम्मू कश्मीर तो होगा ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं होगा, सिक्किम भी नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले अरब सागर ये की जो शाखा है केरल से टकराती है, तो यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान। अब ध्यान से देखिए, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे मैप बेस्ड, चेरापूंजी और मासिनराम तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है, ये तो होगा ही नहीं, है ना, ये तो आपको मालूम ही है, ये तो बच्चों वाला बात है जो कह रहे हैं। जैसलमेर, बीकानेर, लेह, इनमें से हमें कन्फ्यूजन है, इसको क्लियर करना है। ये कह रहा है भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। अगर सबसे अधिक वर्षा पूछता तो चेरापूंजी ऑप्शन था, तो हमें बताना कि इसमें से सबसे जो कम वर्षा होगी वो कहाँ पर होगी। देखो यहाँ पर भी जैसे मानसून अंदर, फिर बार बार मैप की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, ये एक हल्का सा मैप बता दें, जैसे ये यहाँ से मानसून प्रवेश करता है ऐसे, तो यहाँ पर भी वर्षा हो जाती है हल्की फुल्की। ये कहाँ पर है, बीकानेर जैसलमेर राजस्थान में, और लेह कहाँ पर है, लद्दाख में। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पवने शुष्क हो जाती है, तो इसमें सबसे कम वर्षा कहाँ पर होगी, लेह में। लेह क्या है, लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका एक जिला है, और उसमें 2 ही जिले हैं, कौन से, एक लेह और एक कारगिल। यहाँ पर बताना, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह प्यासी धरती समझा जाता है, और उसके कुछ कारण बताए। देखो यहाँ पर वर्षा तो बहुत होती है, आपको पता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिम मानसून से, उसके बाद वर्षा होती है लौटते हुए मानसून पवनों से, और उसके बाद जो वर्षा होती है वह पूर्व मानसून से पहले के काल में, और उसके बाद जो वर्षा होती है उत्तर पश्चिमी पवनों के द्वारा, यानी कि शीत ऋतु में जो वर्षा होती है भूमध्य सागर से जो पश्चिमी प्रवाह होता है उससे सबसे कम वर्षा होती है भारत में, और सबसे अधिक दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ये कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा, मतलब वर्षा तो होती है काफ़ी मात्रा में, लेकिन फिर भी यह प्यासी रह जाती है। इसके कारण बता रहा है, वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, यह बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर वर्षा का पानी का स्टोर नहीं किया जाता सही तरह से, और वो जल्दी से बह जाता है, खासकर प्रायद्वीपीय भारत में और उत्तर भारत में भी। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, क्योंकि देखो अधिकांश हिस्सा कहाँ पर होता है, ये जो कर्क रेखा है
भारत के बीचों बीच से गुजरती है, आपको पता है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, अभी उनके नाम भी बताएंगे। तो अधिकांश यानी कि गर्मी पड़ती है और भाप बनकर पानी उड़ जाता है। वर्षा कुछ ही यानी कि कुछ ही समय होती है, लेकिन तेज होती है। देखो वर्ष भर वर्षा होती नहीं भारत में, मुश्किल से 3 से 4 महीने वर्षा होती है मानसूनी काल में, और उसी में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये बात, तीनों बात सही है, यानी कि उपयुक्त बातें सभी सही है। देखो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे पश्चिम से पूरा उनका क्रम बता रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और आपको पता है मानक समय रेखा भारत में इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, और यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। किससे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यह भी ध्यान रखने की बातें हैं। और ये दोनों रेखा, कर्क रेखा और मानक समय रेखा, छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ वाली है? यानी कि अधिकतम लाभ उससे प्राप्त हो सकता है हमें कम लागत से। शौचालन, शौचालय व्यवस्था में सुधार, अपशिष्ट जल का उपचार एवं प्रयोग, वर्षा जल का संचय, जल का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। यह है लागत प्रभावी विधि। क्या है? सी। यानी कि अगर हम टैंक बना दें अपने छतों पर और उसको पानी को नीचे ग्राउंड वाटर को डिस्चार्ज कर दे, तो यह सबसे अधिक प्रभावी होगा, क्योंकि वर्षा में जो पानी बह जाता है, यानी कि अधिक वर्षा होने के बावजूद भी भारत की प्यासी भूमि कहा जाता है, तो वो समस्या का समाधान भी हो जाएगा, वो पानी स्टोर हो जाएगा। खासकर तमिलनाडु राज्य में ये किया जाता है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? औसत 200 मिलीमीटर वर्षा, ये हमें बताना है। एक्चुअली ये प्रश्न कन्फ्यूजन वाला है, लोक सेवा आयोग ने ही इसका आंसर गलत दिया था, और इसमें भी यह गलत है। यानी कि यहाँ पर ये ऑप्शन कोई नहीं बन रहा है, इसमें से जो है अलग अलग हैं, क्योंकि मात्रा के आधार पर देखा जाएगा कि किस में, क्योंकि केरल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा होती है वर्षा की, फिर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार में तो कम होती है, जम्मू कश्मीर उससे भी कम होती है ना। तो ये इसमें ऑप्शन है ही नहीं, ये गलत ही आंसर था, और ये भी हमने यहाँ पर जो का ही तो दे दिया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ये प्रश्न लोक सेवा आयोग ने हटा भी दिया था। विचार कीजिए और सही हमें बताना है कि सही क्या चीज़ें हैं। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त पर्याप्त विकास नहीं हुआ, बिल्कुल बात सही है। भारत में अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में होती है। देखो ये क्या कह रहा है, बहुत ही गहरा प्रश्न है, और ये प्रश्न खासकर जो हमारा दक्षिणी भारत है उसके संदर्भ में और ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, देखो भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। भारत में जल की जो हमारी नदियां हैं वो भी काफ़ी है, चाहे वो उत्तर भारत की नदियां ले ले या दक्षिण भारत की ले ले, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की कमी नहीं है। लेकिन जहाँ उत्तर भारत की नदियों में अधिकांश नदियाँ कैसी हैं, सारी नदियाँ सतत वाहिनी है, वर्ष भर बहती रहती है। वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ केवल मानसून के समय उनमें जल का आधिक्य रहता है, वर्ष के अन्य महीनों में, शेष महीनों में, इन 4 महीनों को छोड़कर मानसूनी काल वाले को जल की कमी रहती है। इसलिए वहाँ पर पर्याप्त तरह से अंतर्देशीय जलमार्ग का विकास नहीं हुआ, जबकि छोटे छोटे रूट हुए, जैसे इलाहाबाद से हल्दिया तक, उधर असम में ब्रह्मपुत्र नदी में हुआ है। यानी कि तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, और कथन की सही व्याख्या कारण कर भी रहा है, तो ए इसका सही आंसर है। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। ये प्रश्न मैंने कहा ना कि पिछले 30 वर्षों में का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वो यही है, जो पश्चिमी विक्षोभ खासकर कहाँ से आते हैं, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से आते हैं, और तमिलनाडु के तट पर वर्षा करते हैं, साथ ही नॉर्थ इंडिया के कुछ हिस्से में भी वर्षा करते हैं। जैसे ये पहले हमें पता होना चाहिए भूमध्य सागर है कहाँ पर। ये हमारा भूमध्य सागर है, ऐसे ये, और ये क्या है हमारी, ये इंडिया है हमारा अपना, ये गुजरात राज्य। और ये जो है आप देख रहे हैं, ये वाला ये भूमध्य सागर है, ये ब्लैक सागर है,
और यहाँ पर ये कैस्पियन सागर। तो यहाँ से पवनें आती है भारत में ऐसे, ये थोड़ा सा नीचे बनना चाहिए था मैप। और इनको कहते हैं उत्तरी पूर्वी पवनें। तो नॉर्थ इंडिया के पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली वगैरह में इनसे वर्षा होती है, खासकर शीत ऋतु में। और तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है। तो इस पश्चिमी प्रवाह से जो भूमध्य सागर से उठता है, यहाँ पर भारत के एक तो नॉर्थ ईस्ट के जो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इस क्षेत्र में वर्षा होती है, और तमिलनाडु में। तो यही बात कह रहा है, क्या कह रहा है, भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा कहाँ से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से, न कि बंगाल की खाड़ी से, ना अरब सागर से, ना लौटते हुए पवनों से। तो किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। और ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, न केवल पीसीएससी में बल्कि यूपीएससी में सबसे ज़्यादा बार यही पर्सन उठा है। ये बता दिया आपको कंसेप्ट क्या है। इसी को पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, जो भूमध्य सागर से उठता है और भारत में ऐसे आता है। और ये कहाँ से आता है? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ और पश्चिम की दिशा से आता है। ये पश्चिम हो गया इधर, ये नॉर्थ हो गया, तो उत्तर पश्चिम की दिशा से आता है। इससे भारत के कुछ राज्यों में, खासकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में वर्षा होती है। नेक्स्ट देखेंगे, देखो वही पर्सन तमिलनाडु के में शीतकालीन वर्षा के कारण क्या पूछ रहा है कि तमिलनाडु में जो वर्षा होती है शीत मौसम में, ऐसे ही वर्षा कहाँ से होती है? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उसका कारण क्या है? बंगाल की खाड़ी का मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून है, लौटता हुआ मानसून है, या पश्चिमी विक्षोभ है? तो आपको बताया कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ, यही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किन क्षेत्रों में शीतकाल में वर्षा होती है? हाँ, कहाँ पर वर्षा होती है? अब देखो, ये कई बार मैंने क्वेश्चन बता दिया, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस उससे वर्षा होती है। हाँ, किससे वर्षा होती है ये आपको बताना है। एक तो होती है उत्तर पश्चिम से, किधर से होती है? उत्तर पश्चिम से। और एक होती है दक्षिण पूर्व से। देखो, ये हमारा इंडिया है। बार बार मैप क्योंकि आप लोगों को मैप का पूरी तरह से अंदाजा नहीं, तो इसलिए मैप का सहारा लेना पड़ता है। ये देखो, ये कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? एक तो होती है इस क्षेत्र में, तो ये कौन सा है? उत्तर पश्चिम। एक होती है इस क्षेत्र में, तो ये कौन सा है? दक्षिण पूर्व। तो इन दो क्षेत्रों में वर्षा होती है। इसके दो ऑप्शन सही है, यानी कि इसमें ए और डी सही आंसर है। तो आपको समझ गया होगा। और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में। देखो फिर प्रश्न वही आ गया, मैदान में पश्चिमी विक्षोभ में जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रम से कम होती जाती है। आप बताओ, अभी हमने आपको कंसेप्ट बताया, कैसे मात्रा उसकी कम होगी। ये कह रहा है कि क्योंकि ये इधर से आती है पवने, समझ गए ना। अब जब मैप बनाने की आवश्यकता नहीं, मान लिया ये इंडिया है, ऐसे ये इंडिया है, ठीक है, ऐसे। तो ये इधर से आएगी वर्षा और फिर इधर जाएगी तमिलनाडु की साइड में। तो पहले वर्षा इधर होगी, फिर इधर यानी कि पश्चिम में वर्षा ज़्यादा होगी और पूर्व की दिशा में होती हुई कम चली जाएगी। तो इसका कौन सा आंसर है? पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाएगी, यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? आपको बताना है, ये मैंने बहुत बार बताया था ना कि पिछले 30 वर्षों में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला यूपीपीसीएससी में भी और यूपीएससी में भी यही प्रश्न है। बताया, पश्चिमी विक्षोभ से होती है वर्षा। और कहाँ कहाँ पर होती है? एक तो नॉर्थ, यानी कि जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर पश्चिमी भारत में, और दक्षिणी पूर्व भारत में, खासकर तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी तक जो हमने प्रश्न देखे वो जलवायु से रिलेटेड एक टॉपिक है, प्राकृतिक आपदा। तो उससे भी पिछले 20-30 वर्षों में कुछ प्रश्न बने हैं, उनको भी देखते हैं। प्राकृतिक आपदा से देखो, ये कह रहा है कि सन 2004 में सुनामी के द्वारा भारत में निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावित हुआ कौन सा तट? आपको ध्यान होना चाहिए, जब अगर किसी बच्चे का उस समय, बच्चा कोई होगा जो क्लास देख रहा होगा, उस समय का मंजर इतना भयानक था कि मौतों के बड़े अंबार लग गए थे। इंडिया क्या,
इंडोनेशिया वगैरह में भी। तो इधर से सुनामी उठी थी इंडोनेशिया की साइड से, और यहाँ पर ये टकराई थी आके इधर इस बंगाल की खाड़ी से होते हुए इस तट पे टकराई थी, यानी कि पूर्वी तट पे। और पूर्वी तट पे भी सबसे अधिक प्रभावित हुआ था तमिलनाडु का क्षेत्र। और तमिलनाडु आपको पता है कहाँ पर पड़ता है? कोरोमंडल तट पर। कहाँ पर पड़ता है? कोरोमंडल तट पर। तो इसका जो सही आंसर वो तो क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट। अब आपको बता दें कि भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों के कुछ नाम हैं ताकि आपको याद रहे। यहाँ पर ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक जो तट है उनमें एक कोंकण का तट जो महाराष्ट्र और गोवा में है, कन्नड़ का तट जो कर्नाटक में है, और मालाबार का तट जो केरल में है। ठीक उसी तरह से पूर्वी तट के भी 3 भाग हैं। जैसे तमिलनाडु में जो तट है वह कौन सा है? वह तट है कोरोमंडल का तट। आंध्र प्रदेश में जो तट है वह जो तट है उसका नाम है उत्तरी सरकार का तट। और उड़ीसा में जो तट है वह है उत्कल का तट। ये प्रमुख तट है और इनके पश्चिम पूर्व भी नाम पूछे जा सकते हैं। एक कुछ अलग से भी तट है, जैसे यहाँ पर कच्छ का तट, काठियावाड़ का तट, पोरबंदर का तट, ये गुजरात राज्य में। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। तमिलनाडु से टकराया था सुनामी और काफ़ी नुकसान हुआ था। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर है? ये देखो, ये तो रटने वाला। ये है हमारे हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। सुनामी की सूचना, सुनामी क्या है? सुनामी समुद्र के अंदर आया हुआ भूकंप है। किस वजह से आता है? प्लेट टेक्टोनिक की वजह से भी आता है, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए, यानी कि बहुत सारे कारण हैं। लेकिन ये कैसा है? समुद्र के अंदर आने वाला भूकंप। और सबसे ज़्यादा सुनामी अगर कहाँ पर आती है तो प्रशांत महासागर, खासकर जापान में सबसे ज़्यादा सुनामी का महसूस किया जाता है। और इनकी जो लहरें हैं, जैसे तट है तो इनकी लहरें ऐसे ऐसे तट से टकराती है तो तट के पास जो अवसंरचना बनी होती है उसको ध्वस्त कर देती है। तो यहाँ पर सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर लगा है? हैदराबाद में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित किया गया था। तो ये पूछ रहा है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग था वह स्थापित किया गया था। यह वर्तमान में नई दिल्ली में, और इसको 1875 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1875 में। और कहाँ पर है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से बताना कि कथन और कारण दिया और सही बातें हमें बतानी। क्या बतानी है? हिमालय में ये लाइनें भी पढ़ने लायक होती है। कभी कभी यहाँ पर गलत बातें भी दे देगा फंसाने के लिए। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में क्या हो रही है? बार बार वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो उसका कारण बता रहा है कि क्या हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ? बार बार भूस्खलन आता है। ये बात बिल्कुल सही है। जितने भी हमारे क्या है, चाहे वो हिमालय हैं या जितने भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र है या जहाँ पर भी खनन कार्य, निर्माण कार्य ये हो ही रहा है, तो उससे जो हमारी प्राकृतिक संरचना वह टूट जाती है, अस्त व्यस्त हो जाती है। और फिर जो मिट्टी को बांधने की जो शक्ति होती है वह कम होती चली जाती है और ढलान से मिट्टी सरकने लगती है। उसको भूस्खलन कहते हैं। आपने देखा होगा कि भूस्खलन हिमालय के साथ साथ हाल में केरल में भी वो आया है। ठीक है, तो ये इसका कारण भी कथन भी सही है और कारण भी सही है, दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो ए इसका आंसर होगा। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों के द्वारा अधिक प्रभावित होता है। भारत का पूर्वी तट उत्तरी पूर्वी व्यापारिक मेखलाओं में रहता है। ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और इसकी सही बात हमें बतानी है। देखो, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तटों पे चक्रवात अधिक प्रभावित होता है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात उठते हैं ना, वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलते हैं। जैसे घड़ी हमारी ये है और बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात उठे वो कैसे चलेंगे? इसका मैप ही बना देते हैं ताकि आपको क्लियरिटी ज़्यादा हो जाए। ये हमारा इंडिया है, ये हमारा भारत है, ये गुजरात राज्य है ऐसे, और ये ऐसे, ये इधर नॉर्थ ईस्ट ऐसे। अब देखो क्या कह रहा है, ये हमारा बंगाल की खाड़ी, इसमें जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो क्या होता है? उसकी जो दिशा है घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की दिशा कैसे होती है? ऐसे ऐसे चलती है ना घड़ी, ऐसे इधर से, लेकिन इसके विपरीत चलती है। कैसे चलती है? ऐसे उल्टे। तो ये जब उल्टे चलेगी तो वो इधर ही जाएगी, इधर तो जाएगी नहीं। तो इसलिए बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात ज़्यादा उठने का कारण यह है, ये चक्रवात घड़ी की उल्टी दिशा में चलते हैं और ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं। तो यानी कि ये कथन तो बिल्कुल सही है। अब कारण क्या कह रहे हैं? भारत का पूर्वी तट उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखलाओं में पड़ता है। यह जो कारण है
भारत का पूर्वी तट मेखला में स्थित है, अतः ये भी बात सही है। उत्तरी पूर्वी के उसमें तो पड़ता है, लेकिन ये इसका एकमात्र कारण नहीं है। यानी कि कथन ए तो ठीक है, आर भी ठीक है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र के कोयना के क्षेत्र के निकट भविष्य में एक भूकंप आने की संभावना है। कोयना बांध एक पुराने भ्रंश स्थल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर में परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। महाराष्ट्र में कोयना के क्षेत्र है, वहाँ पर भविष्य में भूकंप की बात की जा रही। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भ्रंश स्थल पर बना हुआ है जलाशय, तो जैसे जैसे इसमें पानी की मात्रा में परिवर्तन होता है तो संभावना है कि वो भ्रंश क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए। और जब एक्टिव होगा तो संरचना जो प्राकृतिक है वो टूट जाएगी, और जब टूट जाएगी तो भूकंप आने की संभावना है। यानी कि कथन भी सही है और उसके कारण सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? अब देखो कितनी अच्छी बात कही है। प्राकृतिक आपदाएं, उसमें चाहे बाढ़ हो, सूखा हो, भूकंप हो या चक्रवात हो, ये सारी की सारी घटनाएं सबसे ज़्यादा किस में आती है? उड़ीसा राज्य में आती है। किस में आते हैं? उड़ीसा राज्य में। एक तो चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित है, सूखे से ज़्यादा प्रभावित है, तूफान से ज़्यादा प्रभावित है। तो खासकर उड़ीसा में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है प्राकृतिक आपदाओं से। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? यह की गई थी लातूर। लातूर कहाँ से है? महाराष्ट्र में। यहाँ पर की गई थी। कहाँ पर की गई थी? लातूर, महाराष्ट्र में। और एनडीएम में जो एक्ट था वह कब पारित किया गया था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 2004 में, 5 में कब पारित किया था यह आपको बताना है। और एनडीएमए के तहत जो इसका जो संरचना है 3 तरह की होती है। सबसे ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री, फिर राज्य लेवल पर जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता के भूकंपीय मेखला में नहीं आता? यानी कि कह रहा है कि ये जो क्षेत्र है, आपको ये 4-5 क्षेत्र दिए ABCD करके, तो उनमें से कौन सा है जो भूकंप के सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है उनमें नहीं आता? तो इसमें जो है वह हमारा प्रायद्वीपीय भारत नहीं आता। प्रायद्वीपीय भारत में कौन पड़ता है? कर्नाटक का पठार पड़ता है, जबकि हिमालय के रीजन पड़ता है, गुजरात का रीजन भी इस भूकंप के क्षेत्र में पड़ता है। आपको पता है कि भारत को 4 जोनों में, भूकंप जोनों में बांटा गया है। ठीक है, तो यह पर्सन, इसका आंसर क्या है? बी। ये बताना है सम्मिलित नहीं है, ये हमें बताना है कि कौन सा है। देखो जो भुज है ना, ये पर्सन ही गलत है, बाद में लोक सेवा आयोग ने इसको हटा दिया था। भुज जो है वह पड़ता है 5 में। किस जोन में पड़ता है? 5 जोन में। और भुज कहाँ पर है? गुजरात में। हैदराबाद पड़ता है 2 में, ये बिल्कुल सही है। श्रीनगर जो पड़ता है वह किस में पड़ता है? वह भी 5 में पड़ता है, क्योंकि आपको पता है ना, हिमालय का क्षेत्र और गुजरात का क्षेत्र भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित वाले क्षेत्रों में से है। और चेन्नई जो पड़ता है वह पड़ता है 3 में। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शन होने चाहिए। जबकि यहाँ पर ये देखो 4 दिया हुआ, ये भी गलत है। यहाँ पर ये क्या दिया हुआ? 3, ये भी गलत है। ठीक, और हैदराबाद किस में पड़ता है? ये 2 में पड़ता है, ये बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ऑप्शन इसके क्या है? गलत है। तो यानी कि ये जो सही मिलान इस तरह होना चाहिए इसका, तो पर्सन ही गलत था। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? हमेशा सुनते होंगे बिहार का शौक, क्या सुनते होंगे? बिहार। ठीक है, नहीं तो भारत का सबसे ज़्यादा जो बाढ़ग्रस्त राज्य है बिहार है। हर वर्ष उसमें बाढ़ आती है, कोसी नदी की वजह से, अन्य कारणों से भी बाढ़ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित होगा? अब हमारा जैसे ये उत्तर प्रदेश है, ऐसे ऐसे है ना हमारा उत्तर प्रदेश। मेंस में आपको मैप भी बनाना है, ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन मेंस में इम्पोर्टेंट है। तो गंगा नदी ऐसे बह रही है ये, और यहीं से उत्तराखंड से निकल के यमुना इसमें मिलती है। तो बाढ़ इधर इस क्षेत्र में ज़्यादा आएंगी या इस क्षेत्र में आएंगी? बताओ, आप कमेंट में इसका सही आंसर बताना, फिर हम बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्लास में, या अभी बता दें? स्वाभाविक है यहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आएंगी। ठीक है, भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही चुनना है।
प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में होती है। यानी कि जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती है, चाहे वो भूकंप हो, बाढ़ हो, सूखा हो, कुछ भी हो, भूस्खलन हो, उससे सबसे अधिक कौन प्रभावित होते हैं? विकासशील देश। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी, बिल्कुल ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी मध्य प्रदेश के भोपाल में। वहाँ से एक कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हो गया था, जिसकी वजह से हजारों व्यक्तियों की एकदम अचानक मौत हो गई थी। भारत आपदा युक्त देश है। कैसा? आपदा युक्त देश है। मैंग्रोव चक्रवात का प्रभाव कम कर देता है, बिल्कुल ठीक। ये भी क्या कह रहे हैं? यानी कि जो मैंग्रोव वन होते हैं वे चक्रवात को, उसकी तीव्रता को कम कर देते हैं, इसीलिए तटों की सुरक्षा मैंग्रोव वनों के द्वारा की जाती है। ये कह रहा है कि भारत आपदा युक्त देश है। देखो, युक्त देश है, ये तो बात सही है कि हिंदी ठीक है, लेकिन इसका जो इंग्लिश मीनिंग है, अगर हम पढ़े, इस पर्सन का इंग्लिश मीनिंग दे रखा था डिजास्टर फ्री, क्या रखा था? क्या क्या रखा था? डिजास्टर फ्री। तो भारत डिजास्टर फ्री तो है नहीं है, यानी कि ये इसका ऑप्शन नहीं बनता, ठीक है नहीं। तो इसमें देखो कौन सा, 3 हटाते हैं सारे प्रश्नों में से, ठीक। तो वैसे तो इसका ऑप्शन सी बनना चाहिए। कौन सा बनना चाहिए? सी, ठीक है, सी इसका सही आंसर है। यानी कि भारत क्या है? आपदा युक्त देश है, यानी कि भारत में आपदा आती है, मुक्त नहीं है, डिजास्टर फ्री। और इंग्लिश में इसका वर्जन दे रखा था डिजास्टर फ्री, तो इसका सी आंसर है। समुद्री चक्रवात तूफान तोकते किस सागर में उत्पन्न हुआ? ये एक करंट से संबंधित प्रश्न है, और ये है गुजरात राज्य इससे प्रभावित था। और गुजरात किधर पड़ता है? हिंद महासागर में तो पड़ता ही है, अरब सागर की साइड में पड़ता है। ये देखो, ये हमारा गुजरात है ना, ये वाला। तो ये चक्रवाती जो तूफान था तोकते गुजरात राज्य से टकराया, या बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, और ये पूरा का पूरा हिंद महासागर है। तो इसमें सही आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप इसकी पीडीएफ जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।